देखिए, अगर आपने इस वीडियो को ओपन कर लिया है तो आपको मैं बहुत ही कमाल की चीज़ इसमें बताने वाला हूँ। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी तैयारी अप टू द मार्क नहीं है, जहाँ तक कि होना चाहिए वहाँ तक नहीं है, तो यकीन जानिए आपकी जितनी भी तैयारी है उतनी ही तैयारी में आप सीटेट में एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक शर्त है, वो शर्त क्या है? आपको चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। कुछ आप ऐसे नेगेटिव वर्ड्स को अपने दिमाग में बसा लीजिए, जहाँ पर भी वो आएगा वो ऑप्शन उसका आंसर हो ही नहीं सकता है। और वो नेगेटिव वर्ड्स ऐसा नहीं कि आपको बहुत मेहनत से याद करना है, वो आपको लगेगा कि हाँ, ये नेगेटिव वर्ड है। अगर मैं कहूँगा कि ओनली नेगेटिव वर्ड है तो आपको लगेगा कि हाँ, ओनली नेगेटिव वर्ड क्यों है? अब मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल से कुछ क्वेश्चन लेकर समझाता हूँ, क्योंकि आपको क्वेश्चन ही हल करना है, आपको तो बकैती करना नहीं मेरी तरह। तो आपको मैं क्वेश्चन लेकर समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आप पेपर देने गए सीटेट का, ठीक है? अब कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए। अब आपने तो पढ़ाई की नहीं हुई है वैसे ही, अब आप उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए, द क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम विल नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड्स। अब बोल रहे हैं कि अगर एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है तो उसमें इसमें से कौन सी चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकिंग, क्रिएशन ऑफ फियर फ्री लर्निंग इन्वायरमेंट, असिस्टिंग इंडिविजुअल, मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन। अब देखिए, इसका जो लास्ट ऑप्शन देखिए, मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय टीचर। अब ये इसका सही आंसर है। क्यों इसका सही आंसर है? क्योंकि जब क्लास में आप पढ़ा रहे हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर के, डिसिप्लिन फॉलो करवा करके पढ़ाई नहीं करवाई जा सकती है कि तुम बिल्कुल सीधे होके बैठो, तुम लगातार ब्लैक बोर्ड की तरफ ताको, तुम इधर उधर मत ताको, तुम अपने बगल में किसी से बात मत करो, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही तुम बोलो, कुछ एक्स्ट्रा पूछो नहीं। तो आप अपने से सोचिए कि जब आप ये सब बातें सोचेंगे तो जो आप डिलीवर करना चाह रहे हैं स्टूडेंट को, उसका दिमाग तो इसी में लगा रहेगा ना, कहीं कोई मैं गलती ना कर दूंगा, ये हमको मास्टर पीट ना दे। लेकिन जब वो फ्री होके बिना किसी डिसिप्लिन के, अब ऐसा डिसिप्लिन नहीं है कि वो जो है एकदम पैर फैला कर लेट जाएगा वहाँ पे, नहीं ना, लेकिन बहुत ही कठोर और स्टैंडर्ड डिसिप्लिन की जहाँ पर बात होगी वहाँ पर एकदम बढ़िया से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है? अब आपसे कोई कहे कि आप जो है वो सूट पहन के पढ़ाई करिए तो पढ़ पाएंगे बढ़िया से? नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो जब जहाँ पर स्टैंडर्ड और एक्सटर्नल डिसिप्लिन की अपनी बात को मनवाने की बात होगी तो वहाँ पर जो है वो गलत आंसर रहेगा, कभी भी सही नहीं होगा। एक चीज़ याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस लाइन को आप हमेशा याद रखिएगा कि जैसे आप मोहब्बत करते हैं ना उससे, तो सब कुछ उसके लिए करते हैं ना, आप तकलीफ में अपना रहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि सामने वाला खुश हो। सेम तरीके से यहाँ पे अगर आप टीचर हैं और आपका स्टूडेंट है तो आप अपने स्टूडेंट के लिए जो है वो सब कुछ करेंगे। तो आपको बच्चों को परेशान नहीं करना है, खुद आप परेशान हो जाइए, ठीक है? जैसे एक क्वेश्चन अगर आ गया कि अगर बच्चे एग्जाम में फेल हो गए तो इसमें किसकी गलती? गलती जो है वो आपकी है, शिक्षा व्यवस्था की है, ठीक है, स्कूल की है। इसमें आप बच्चों की गलती को वाला आंसर जो है वो टिक नहीं करेंगे, ठीक है? मिला जुलाकर कहानी है कि आप बच्चों को इतना अच्छा माहौल देंगे कि वो माहौल की वजह से जो है वो आगे चले जाए। अगर उनमें कोई दिक्कत हो रही है, अगर वो पढ़ने में असमर्थ हो रहे हैं तो माहौल में कमी थी जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ पाए, ये चीज़ हो गई। ये पहला क्वेश्चन हमने बना लिया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ये देखिए, आपको इसमें हार्वर्ड्स की इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ना है, अच्छी बात है, ये आठ थ्योरी पढ़ना है, मतलब इसमें 8 जो है वो मल्टीपल इंटेलिजेंस बताए गए हैं। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तब भी आप इसको पकड़ लेंगे। देखिए, यहाँ पर है कि लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस किससे संबंधित है। अब यहाँ पर गणित आ गया, मैथ आ गया। अब देखिए, आप ऑप्शन में ढूंढिए कि गणित के आसपास का कोई वर्ड आपको मिल रहा है। तो देखिए, जब चौथे ऑप्शन में जाएंगे आप तो आपको एक वर्ड मिल रहा है, रीजनिंग। अब आप सुनिएगा कि रीजनिंग जो है वो मैथ से बहुत ही नजदीकी का रिश्ता बनाया हुआ है। जैसे आपका उससे रिश्ता है ना बहुत नजदीक का, वैसे मैथ का भी रिश्ता रीजनिंग से बहुत पास का है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आपने इसको कुछ पढ़ा भी नहीं था लेकिन फिर भी आपने इसका टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पियाजे की थ्योरी के अनुसार अगर एक टीचर जो है वो क्लास 6 to 8 की क्लास टीचर है, मतलब कि 6 से लेकर 8 तक में वो पढ़ा रही है, तो उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, ये है यूज ओनली कॉन्सेप्ट। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जहां भी ओनली आ जाता है वो उसका आंसर होता ही नहीं है। ये सीडीपी में बहुत बड़ा रूल है सीटेट का कि जहां भी आपको ओनली दिख जाए खटाक से आप उसको कट करिए। देखिए, थर्ड ऑप्शन में ओनली दिख गया तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर नहीं हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन में सोनली दिख गया, ये भी ओनली का ही एक रूप है तो ये भी ओनली ही माना जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ओनली आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड का। अब देखिए, डिस्करेज यूज ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट, तो अगर कोई लॉजिकल आर्गुमेंट होगा तो आप उसको डिस्करेज कर देंगे कि नहीं आप ऐसा नहीं बोलिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप उसको लॉजिकल आर्गुमेंट को डिस्करेज कर दे। अब अगर आपसे कोई बच्चा पूछ रहा है कि मैम ऐसा नहीं ऐसा क्यों हो गया, या सर ऐसा नहीं ऐसा क्यों हो गया, तो अब आप उसको कहेंगे तो नहीं कि चुपचाप बैठ जाओ,
मत पूछो, आप उसको बढ़ावा देंगे ना भाई, आपका सवाल अच्छा है, आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, तो ये भी जो है वो आपका सही आंसर नहीं हो सकता। डिस्कस तो आप करेंगे नहीं। प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सोल्यूशन, ठीक है, अब आप उसको ऐसा क्वेश्चन देंगे जो कि उसकी तार्किक बुद्धि को, उसकी चिंतन क्षमता को बढ़ाए, तो इसका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और इसके साथ साथ कि इसका आंसर बी क्यों है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ए, सी और डी इसका गलत जवाब क्यों है, सही जवाब क्यों नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पियाजे इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हालांकि मैं इस सेट में लेने वाला नहीं था लेकिन मैंने ले लिया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे जो कुछ सोचते समझते हैं ना कि सामने चीता आ गया, सामने शेर आ गया, उससे पहले उनके दिमाग में एक स्कीमा बनता है, मसलन उसकी फोटो बनती है, ठीक है, जैसे कौवा भेड़ बकरी आ गया तो उसके बारे में सोचने से पहले उनके अंदर एक फिगर बनता है, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं स्कीमा बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हो सकता है कि 90% चांस है कि आपको आपके ओरिजिनल पेपर में 20 अगस्त वाले पेपर नंबर 1 या पेपर नंबर 2 में देखने को मिल जाए, तो इसका स्कीमा आंसर इसको आप चाहे तो याद कर सकते हैं, अपने दिमाग में डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो जो है वो विच वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आप अपने स्टूडेंट को कैसे असेस करेंगे। देखिए फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन। अब आप ये भी जानते हैं कि रिकॉल का ज़माना नहीं है, अब बच्चे को आप रटवा करके कोई चीज़ नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अब कब तक रटवाएंगे, जब तक उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो रट रट के वो थक जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद 4 दिन बाद उसके बाद दिमाग से उतर जाएगी। तो रटंत विद्या जो है काम नहीं करती है, ये आपको पता है। अब जो है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट, मानक टेस्ट देखिए मैंने आपको पहले बताया कि स्टैंडर्डाइज डिसिप्लिन, मानक डिसिप्लिन, मानक टेस्ट, ये सब जहाँ पे आ जाए मतलब एकदम आपको डिसिप्लिन में रहना है कि आपको टेस्ट देना है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, आपको इतने बजे एकदम स्कूल आना है, ऐसे कपड़े पहन कर आना है, एकदम मतलब पूरा स्ट्रिक्ट रूल नहीं फॉलो होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज टेस्ट भी इसका आंसर नहीं होगा। तो पहला और आपका तीसरा जो चौथा ऑप्शन जो है वो आपका कट गया। अब देखिए आपका ऑप्शन बच रहा है 2 और 3 बच रहा है। तो लेव वाइगोत्स्की की एक खास बात है, जो कि खास बात अगर आपको पता नहीं है तो इन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। इन्होंने कहा है कि जो चीज़ें सीखते हैं बच्चे ना वो इंटरेक्शन करके सीखते हैं, वो आपस में बातचीत करके सीखते हैं। तो यहाँ पर आपस में बातचीत कब होगी, जब आपका कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट रहेगा, जब आप 2 लोग के साथ कोलैबोरेट करेंगे। आप देखते हैं ना यूट्यूब पे लोग 2 लोग कोलैब कर लेते हैं, आपस में मिलकर वीडियो बनाते हैं, तो वो हो गया आपका सोशल कंस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम काम करेंगे तो वो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी यही कहती है कि जब कोई बच्चा कुछ सीखता है तो वो जो अपना संबंध समाज के साथ बनाता है, किसी दोस्त के साथ बनाता है या घर वालों के साथ बनाता है, तो उनसे सीख के समझ के वो बात करता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा सी हो जाएगा। और ए बी डी इसका आंसर क्यों नहीं होगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए, ठीक है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ असेसमेंट शुड बी, ठीक है, रैंक देना। अब देखिए यहाँ पर भी बच्चों को रैंक देने की बात है, बच्चों को लेबल देने की बात है, बच्चों को एग्जाम का खौफ दिलाने की बात है, वो आंसर नहीं हो सकता है। तो पहले में रैंक आ गया, इसको हम छोड़ देंगे। अब मार्किंग पास और फेल इन रिपोर्टिंग कार्ड्स, ठीक है, तो यह पास या फेल होने की बात आ जाए तब भी हम इसको छोड़ देंगे। मतलब एग्जाम का जो इवेल्युएशन हो बच्चों का वो इसलिए ना हो कि वो कितना नंबर पा रहा है, पास हो रहा है कि फेल हो रहा है, वो उसका हो कि उसने किस हद तक ज्ञान प्राप्त किया, जो चीज़ें आपने पढ़ाई थी क्या सच में उसने समझा या फिर उसको रट के लिख दिया सिर्फ पास होने के लिए। तो सिर्फ ए और डी आपका ऑप्शन जो है वो नहीं हो पाएगा, खत्म हो गया। सी भी हो गलत हो गया, क्योंकि सी इसलिए गलत हो गया क्योंकि लेबलिंग नहीं करना है बच्चों की। अब आपके क्लास में 10 लोग हैं, आपने 2 को गधा कह दिया, 2 को अच्छा कह दिया, तो 2 को जिस पर गधा कहा है उसके मन में हीन भावना पैदा हो जाएगी, हम तो गधे ही हैं, हमको चाहे जितना समझा ले हमको समझ में आने वाला है नहीं। तो उससे उसका विकास होने के बजाय उसका डाउनफॉल हो जाएगा। इसलिए आपको कभी भी लेबलिंग करने की जरूरत नहीं है, कभी भी बच्चों का लेबल नहीं करें। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये है मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है, और नहीं 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। ये क्वेश्चन जो है वो आपको बोल रहा है कि इसमें से आपको क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक ऑप्शन आप देखिए, सेपरेट सीटिंग अरेंजमेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास, ये आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि लड़का अलग है, लड़की अलग है, लड़कों के साथ अलग व्यवहार करना है और लड़कियों के साथ अलग व्यवहार करना है। इसलिए जो है वो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अब इसका आप ए सी डी ऑप्शन पढ़ करके कमेंट करके बताइए कि क्यों ये आंसर सही नहीं है, क्यों इसका आंसर बी ही सही है।
सीटेट की सबसे खास बात यह है कि अगर आपको एक ऑप्शन सही दिख रहा है तो 3 ऑप्शन आपको गलत जो दिख रहा है वो क्यों गलत है, अगर आप इस पर भी विचार कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं कि किस इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैटर करने के लिए आप कैसी पेडागोजी जो है वो इस्तेमाल करेंगे क्लास में। अब देखिए स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म, ये मैंने जब से वीडियो शुरू किया तब से मैं बता रहा हूँ कि स्टैंडर्ड और यूनिफॉर्म जो है वो कभी किसी क्वेश्चन का आंसर हो नहीं सकता है। टोटली सेंटर्ड और एग्जाम ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो पढ़ाई हो रही है वो एग्जाम में जांचने के लिए नहीं हो रही है, वो आपने कितना ज्ञान प्राप्त किया उसके लिए हो रही है। उसके बाद टोटली सेंटर्ड अबाउट टेक्स्ट बुक, ये भी नहीं है कि आप सिर्फ किताब के इर्द गिर्द घूमते रहिए, बाहरी दुनिया के बारे में भी जानिए, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है इंगेजिंग एंड कॉन्टेक्सचुअल, इंगेजिंग मतलब कि इंगेज हो जाए, उससे जुड़ जाए, और कॉन्टेक्सचुअल मतलब उसके संदर्भ में बातचीत हो। जैसे कि आप पेड़ पढ़ा रहे हैं, पौधा पढ़ा रहे हैं, स्त्री केसर पुंकेसर पढ़ा रहे हैं, तो वो उससे जुड़े, उसके संदर्भ में उसको पता हो कि हाँ ये पेड़ पौधे जो होते हैं हकीकत में होते हैं, उसको देखे असली दुनिया में, सिर्फ किताब में देख कर काम नहीं चलने वाला है, या सिर्फ एग्जाम में लिख करके नंबर पास कर लेंगे ला लेंगे तो उससे उसका कल्याण नहीं होगा। अगर वो उस चीज़ को सही में जान लेगा ना, जैसे कि अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो अगर आप उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो प्रैक्टिकल करने के बाद आपकी समझ जो है बढ़ जाती है ना, प्रैक्टिकल करने का मतलब आप उससे इंगेज हो गए, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट बुक तक ही सीमित रहेंगे या एग्जाम तक ही सीमित रहेंगे तो एग्जाम खत्म होने के बाद आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल कर लिया तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगी। तो ये आपका, ये तो दवा आ गई है आँख वाली जो आई फ्लू आजकल फैला है उसकी दवाई, तो ये मैंने आपको बताया। अब आपको बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो लगा आप अपने सच्चे मन से ईमानदारी से अपनी राय जो है वो कमेंट करिए।